तो आज की क्लास में हम चालू करने जा रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग का आगे। लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस्ड व्हाट नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 19, नेशनल हाईवे 16, नेशनल हाईवे 48, नेशनल हाईवे 51, 66. These all the national highway were discussed and 32. हाँ ठीक। तो चलो चलो मैडम चालू करो, अच्छे सुनना है। श्रीनगर से पहले आना है कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से जाना है चेन्नई, चेन्नई से जाना है, सुनो इधर, चेन्नई से जाना है मुंबई, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से कलकत्ता और कलकत्ता से फिर से चेन्नई। चलो थोड़ा लाउड होके आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, यहां खड़े होके बोलो। अरे यहीं खड़े होके बोलो ना। इंटरव्यू में बोलेगा नाचने, तो नाचोगे कि नहीं नाचोगे? हैं, लड़कियां तो पहले ही बोल देती है कि माय हॉबीज आर, पहले ही डाल देते हैं डांस, नहीं डाल देते हैं यार। हैं, अब बोलोगे सिंगिंग, तो सुनाना पड़ेगा अरपा पैरी के धार महानदी है अपार। उसके बाद सीधा जाओ कहां? चलो अपने हिसाब से पूरा बताते जाओ। नहीं नहीं, नेशनल हाईवे पूरा बताते जाओ। गांगे कोंडा चोलापुरम, चलिए यहां ध्यान देते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। क्या पढ़ रहे हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग। ध्यान दीजिएगा, नेशनल हाईवे। देखिए लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी, ये पकड़ना है नेशनल हाईवे 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। ये आपका है श्रीनगर, ये आएगा आपका श्रीनगर से कैप कमोरिन कन्याकुमारी, ये है कन्याकुमारी, कैप कमोरिन कन्याकुमारी। ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने मोटा मोटी पकड़ा था सिटीज। ये है श्रीनगर, बनिहाल, पुलवामा, जम्मू, कठुआ। पंजाब में पठानकोट, कालानौर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, मच्छीवार, सरहिंद, पटियाला,
अंबाला। हरियाणा में हमने पकड़ा था तराइन, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, दिल्ली। ये आपका है दिल्ली, क्या है दिल्ली। यहां पर हमने पकड़ा था फरीदाबाद, पलवल। ये आपका है फरीदाबाद, पलवल। यहां पर वृंदावन, मथुरा, सिकंदरा, और ये आपका है आगरा। ये आपका है आगरा। आगरा में है आगरा का ताजमहल। आगरा का ताजमहल नहीं मतलब ताजमहल, भाई एक ही तो ताजमहल है पूरे विश्व में। लेकिन आगरा का लाल किला, आगरा का लाल किला किसने बनवाया है? अकबर ने। लेकिन दिल्ली का लाल किला शाहजहां आया। अजमेर का लाल किला अकबर। हाँ, ये आपका पकड़ना है धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर, और ये है दतिया। ये आपका है झांसी। क्या है ये? झांसी। ये आपका पकड़ना है झांसी। यहां पकड़ना है सागर, नरसिंहपुर, शिवनी। ये आपका है पेंच नेशनल पार्क, एमपी। ये आपका है पेंच नेशनल पार्क, एमपी, ये महाराष्ट्र। ये आपका है नागपुर। ये है वर्धा। क्या है? वर्धा। एक और पकड़ लो, चंद्रपुर, क्योंकि चंद्रपुर में है चंद्रपुर स्टील प्लांट। चंद्रपुर में है चंद्रपुर स्टील प्लांट। देखो, ये आपका है आदिलाबाद, सिकंदराबाद और हैदराबाद। ये आपका है कुरनूल, मल्लिकार्जुन महादेव ज्योतिर्लिंग। ये आपका है अनंतपुर। क्या है? अनंतपुर। ये आपका है ये बेंगलुरु ले लो, और ये आपका है सेलम, मदुरई, और ये है कन्याकुमारी। ठीक, दिस इज व्हाट? नेशनल हाईवे 44। ये आपका है नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 44। देखो, तूतीकोरिन यहां पकड़ेंगे, वो अलग रास्ते में। नेशनल हाईवे 32। हाँ हाँ हाँ, गुड। ये आपका है आगरा। आगरा से पकड़ना है कोलकाता। आगरा से कोलकाता नेशनल हाईवे 19। आगरा से कोलकाता नेशनल हाईवे 19। देखो, ये आपका है आगरा। ये आपका है इटावा। ये हम लोग पढ़ रहे हैं नेशनल हाईवे 19। आगरा इटावा कानपुर। आगरा इटावा कानपुर। ये आपका है प्रयागराज, कौशाम्बी, दोहरिया, वाराणसी, सारनाथ, चुनारगढ़, चौसा, बक्सर, सासाराम, गया। ये आपका है हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, देवघर, जामताड़ा। वेस्ट बंगाल में पकड़ना है कुल्टी, बर्नपुर, आसनसोल, दुर्गापुर, वर्धमान, हुगली, चिंसूरा, फिर बेदरा, हावड़ा, और ये पकड़ना है कोलकाता। कहानी खत्म। दिस इज नेशनल हाईवे 19। नेशनल हाईवे 19। नेशनल हाईवे 16 फ्रॉम कोलकाता टू चेन्नई। ये है चेन्नई। ये आपका है नेशनल हाईवे 16। देखो, कोलकाता, खड़गपुर, ये है बालासोर, केंद्रापारा। केंद्रापारा के पैरेलल यहां पर है आपका व्हीलर आइलैंड, एपीजे अब्दुल कलाम व्हीलर आइलैंड। केंद्रापारा से होकर जाता है पर ये रोड, हाँ रोड से जाएगा, व्हीलर आइलैंड से नहीं जाएगा, वो तो आइलैंड है यार। ब्राह्मणी नदी, हाँ तो समुद्र तट पे ही है। ये आपका पकड़ना है कटक। क्या है? कटक। यहां पर है पारादीप। पारादीप अभी मत लो, पारादीप को हम लोग अलग से पढ़ेंगे। यहां पर है पारादीप। यहां पर क्या है? पारादीप। ये है भुवनेश्वर, ये है कोणार्क, ये है पुरी,
और यहां पर है चिल्का लेक। चिल्का लेक क्या है? चिल्का लेक। जैसे आंध्र प्रदेश में एंटर करेंगे, ये आपका है विशाखापट्टनम, काकीनाडा, ये आपका है यनम, मछलीपट्टनम, नेल्लोर, पहले विजयवाड़ा, विजयवाड़ा, नेल्लोर, यहां पर आपका एक लेक पुलिकट लेक, और ये है श्रीहरिकोटा। ये है पुलिकट लेक और ये है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा द्वीप है, आइलैंड है। क्या है वहां पर? हाँ, 1971 में स्टैब्लिश हुआ है। क्या? सतीश धवन, ऐसा नाम बोलो, सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर। आया? दोनों याद हो गया। और ये आपका है चेन्नई, ये है चेन्नई, AR रहमान। इसके बाद आगे पकड़ना है चेन्नई से सीधा कन्याकुमारी। चेन्नई से कन्याकुमारी नेशनल हाईवे 32, नेशनल हाईवे 32। तो यहां पर हमने डिस्कस क्या क्या किया है, देखो इसको अलग से बता दूं, पीसी में बता दूं, नाम ही तो लिखना है। देखो चेन्नई से ये पकड़ना है तुम्हारा महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में शोर मंदिर, नरसिंह देव वर्मन सेकंड। ये आपका पकड़ना है वांडावासी या वांडीवास, वांडावासी या वांडीवास। द बैटल ऑफ वांडीवास which was happened in 1760 in between Britishers and the Francisers। तो ये है चेन्नई, ये है, ये क्या है? महाबलीपुरम, वांडीवास। ये पकड़ना है पुदुचेरी, ये है गांगेकोंडा चोलीश्वरम, चोलापुरम। और ये है कराईकल, ये है दारासुरम। यहां पर है तंजौर या तंजावुर, तंजौर या तंजावुर। ये मदुरई तो यहां ले लिए, तुतीकोरिन। अच्छा हाँ, पाम्बन द्वीप भी ले लो। ये पाम्बन द्वीप आइलैंड है, वो क्या है? आइलैंड है। ये पाम्बन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप, जहां पर रामनाथ स्वामी मंदिर है। और ये पकड़ना है तूती, ये तुतीकोरिन। कहानी खत्म, लास्ट में कन्याकुमारी। तो इतना हम लोग डिस्कस किए हैं, ये भी डिस्कस किए हैं। नेशनल हाईवे 48, नेशनल हाईवे 48 आएगा दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से मुंबई, फिर मुंबई से बेंगलुरु, फिर बेंगलुरु से चेन्नई, बेंगलुरु से चेन्नई। ये आपका है नेशनल हाईवे 48। देखिए ये है दिल्ली, ये आपका है गुरुग्राम, ये आपका है अलवर, जयपुर, अजमेर, हल्दी घाटी, चित्तौड़गढ़, मेवाड़गढ़, उदयपुर। यहां पर है माउंट आबू। ठीक, यहां पकड़ना है गांधीनगर। अब पाटन ले लो पहले, पाटन वैसे यहां है ना, पाटन। फिर ये है गांधीनगर, अहमदाबाद, खेड़ा, अहमदाबाद खेड़ा। ये है नाडियाड, क्या है? नाडियाड। ये है नाडियाड, बरसाड, अंकलेश्वर, दांडी, दांडी यहां पकड़ लेना है, दांडी। ये है सूरत, क्या है? सूरत। दांडी के बाद सूरत। ये आपका है दमन, और ये है सिलवासा। ये आपका है पालघर, ठाणे। 16 अप्रैल 1853 लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में भारत का पहला ट्रेन चला है मुंबई से ठाणे। ये पकड़ना है ठाणे। ये आपका है मुंबई, क्या है? मुंबई। फिर इधर पकड़ना है लोनावला, खंडाला, पुणे, बेलगांव, सतारा, कोल्हापुर, बेलगाम, बेलगाम, हुबली। पहले धारवाड़ ले सकते हो, बेलगाम, धारवाड़, हुबली, हम्पी, चित्रदुर्ग, और सीधा लेना है बेलूर। बेलूर, बेलूर में है चिन्ना केशव मंदिर,
जिसके संस्थापक है होयसल वंश के शासक विष्णुवर्धन। चेन्नाकेशव विष्णु का मंदिर तो बनाएगा कौन? विष्णु बनाएगा, विष्णुवर्धन। कौन? विष्णुवर्धन। चेन्नाकेशव, ठीक। अरे यहां तो बताया ही नहीं यार, तिरुवनंतपुरम में है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर गए हो? पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहां? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जिसके संस्थापक है राजा मार्तंड। एक बार मार दिए ना तो दंडी दंड है लाइफ में। राजा मार्तंड। ये है कृष्णागिरी। क्या है? कृष्णागिरी। ये है कांचीपुरम, ये है वेल्लोर और ये है चेन्नई। तो दिस इज नेशनल हाईवे 48। कृष्णागिरी जंगल है मैडम, पूरा पहाड़ी एरिया है, ठीक। देखो ये पकड़ना है मुंबई, मुंबई से कन्याकुमारी, मुंबई से कन्याकुमारी ऐसे पकड़ना है पूरे तट को लेते हुए। ये आपका है नेशनल हाईवे 66। नेशनल हाईवे 66 मुंबई से लेकर कन्याकुमारी। देखो मुंबई पनवेल सलमान खान का फार्म हाउस, ये है रायगढ़। रायगढ़ और सतारा छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी रायगढ़। रायगढ़ के बाद है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर में है महाबलेश्वर महादेव मंदिर, जिसके संस्थापक है मोरवंश के शासक चंदा राव। मोरवंश के शासक चंदा राव। ये आपका है रत्नागिरी, हिल स्टेशन है पूरा। ये है पणजी गोवा में। ये आपका है भटकल। भटकल में है सांतप्पा नाका तिरुमला मंदिर। भगवान विष्णु का मंदिर है सांतप्पा नाका तिरुमला मंदिर, जिसके संस्थापक है तिरुमल नायक। कौन? तिरुमल नायक। ये श्रृंगेरी यहां है एक्चुअल में, श्रृंगेरी। ये पकड़ना है भटकल। भटकल हो गया श्रृंगेरी। ये है मूदा बिद्री। क्या है? मूदा बिद्री। और ये आपका है मंगलौर या मंगलुरु। कासरगोड़ नारियल अनुसंधान केंद्र। कासरगोड़ नारियल अनुसंधान केंद्र। कन्नूर भी है, कोई कन्नूर मत लेना है, सीधा माहे ले लो। क्या ले लो? माहे। माहे के बाद वायनाड ले लो, हालांकि वायनाड यहां पर है, यहां ले लो। वायनाड के बाद सीधा ले लो एर्नाकुलम। एर्नाकुलम, एर्नाकुलम में है केरल हाई कोर्ट। इसके बाद है कोचिन, कोचिन या कोच्चि, इसी में पड़ता है कुंडानूर। कुंडानूर। अब यहां पर ना छोटे छोटे कई सारे आइलैंड्स है, कई सारे आइलैंड्स है, छोटे 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 बहुत सारे आइलैंड्स है। उसमें से एक आइलैंड है क्या? कुंडानूर से विलिंगटन आइलैंड। तो कुंडानूर से विलिंगटन आइलैंड जाने के लिए 6 किलोमीटर है, बीच में ब्रिज पड़ेगा, क्योंकि समुद्र का ही पानी भरा हुआ है ना, क्योंकि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो ब्रिज पड़ेगा, पुल आया। तो यह है विलिंगटन आइलैंड। तो कुंडानूर से यह है, कुंडानूर से विलिंगटन आइलैंड का डिस्टेंस कितना है? 6 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 966B। छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड है यहां पर कोची में, आया। नेशनल हाईवे बोलने की क्यों जरूरत पड़ गई? नॉर्मल रोड ही तो है वो, मतलब ऐसा नहीं है ना कुछ विशेष जोड़ है। नेशनल हाईवे तो नेशनल दो जगह को जोड़ना चाहिए ना, स्टेट्स को। सुनो मेरी बात को। मम्मी पैसे अभी दीपावली में मम्मी खरीद के देगी कपड़ा, तो पापा का नाम लोगे कि मम्मी का नाम लोगे? एग्जैक्टली। अगर जो रोड केंद्र सरकार बनाएगी वो नेशनल हाईवे, और जो रोड छत्तीसगढ़ सरकार बनाएगी, जैसे मान लो कोई राज्य सरकार, स्टेट हाईवे। इस नेशनल हाईवे का ये मतलब नहीं है कि 2 स्टेट को जोड़ेगा। नहीं आया? हाँ, पूरा पैसा कौन देती है? केंद्र सरकार। सब भाई, टोल भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलती है, लेकिन उसका एक हिस्सा किसके पास आता है? स्टेट गवर्नमेंट का, क्योंकि स्टेट से होकर जा रही है ना। चलिए इसके आगे बढ़ोगे तो ये है आपका थुम्बा। क्या है? तिरुवनंतपुरम। थुम्बा में है
विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इस्टेब्लिश इन 1971। सतीश धवन श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा 1970 आंध्र प्रदेश 1971 आया 1971। 15 अगस्त 1969 इसरो, और इसरो के अंदर बना है आईजैक, आई फॉर इसरो, सेक का SA सैटेलाइट, सी फॉर सेंटर, इसरो सैटेलाइट सेंटर स्टैब्लिश्ड इन 1972। इसरो 15 अगस्त 1969, श्रीहरिकोटा सतीश धवन 1971, विक्रम साराभाई 1971, ये दोनों वन है ना। और ये 1972 कौन सा है? इसरो सैटेलाइट सेंटर। लेकिन इसरो को कब है जो पूरा स्पेस कार्यक्रम देखता है, स्पेस प्रोग्राम देखता है? 1969, 15 अगस्त 1969। और अहमदाबाद में क्या है? सैक स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, उसका 1966 याद रखना है जब वो चालू हुआ था। लेकिन कार्य कब से चालू हुआ? 1972 से। आप इसके वेबसाइट में जाके पढ़ना। आया समझ? तो अगर एग्जाम में सैक का एस्टैब्लिशमेंट दिया है 1966 तो मारना है, और 72 दिया है तो फिर 72 मारना है। आया समझ? नहीं आया? ये हो गया खत्म इधर का। एक ही रोड बचा है ना बस, ये वाला। इसके अलावा सब बता दिया ना कि देखो और कुछ बचा है क्या? ठीक, यही बचा है ना बस। ये पकड़ना है नेशनल हाईवे 51, नेशनल हाईवे 51, नेशनल हाईवे 51। ये है द्वारका, द्वारका से भावनगर, द्वारका से भावनगर। द्वारका ये पकड़ना है पोरबंदर, महात्मा गांधी का जन्म स्थल। ये पकड़ना है सोमनाथ, क्या है? सोमनाथ। ये पकड़ना है सोमनाथ। ये है गिर नेशनल पार्क। और ये पकड़ना है भावनगर। भावनगर गुजरात जो है ये है नमक अनुसंधान केंद्र, सॉल्ट रिसर्च सेंटर। गिर नेशनल पार्क, यहां पर एशियाटिक लायन मिलते हैं। ये आपका क्या है? सोमनाथ मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग, जिसके संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम was the emperor of Gurjar Pratihar dynasty who built what? Somnath temple situated in सोमनाथ गुजरात। आया? और यहीं पर सोमनाथ मंदिर में महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में अपना 16वां आक्रमण किया था। 1025 ईस्वी में अपना 16वां आक्रमण किया था महमूद गजनवी या महमूद गजनी। आज जो सोमनाथ मंदिर देखते हो यह भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। यह आपका है पोरबंदर, महात्मा गांधी का जन्म स्थल, 2 अक्टूबर 1869। और यह है द्वारका, यहां पर है द्वारकाधीश, 4 धामों में से एक धाम। और एक पकड़ना है नागेश्वर महादेव मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग से एक ज्योतिर्लिंग। चलिए, तो इतना हमने लास्ट क्लास तक कंप्लीट कर लिया था। तो एक हमने शॉर्ट रिवीजन देख लिया। भावनगर, भावनगर गुजरात, नमक अनुसंधान केंद्र। देखिए, आज हम लोग देख लेते हैं नेशनल हाईवे। इसको पहले बता देता हूं कि पहले इसको बता दूं, वही सोच रहा हूं। एक काम करता हूं, इसको बता देता हूं पहले, ठीक है? चलो, ये आपका पकड़ना है पोरबंदर। क्या है? पोरबंदर से एकदम असम के यहां तक जाएंगे, सिलचर तक। कहां तक जाएंगे? सिलचर। असम टू सिलचर। इसको चिकन नेक बोलते हैं, इसको चिकन नेक बोलते हैं। अगर ये चिकन नेक ध्वस्त हो गया, कट गया, तो यहां का पूरे भारत से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। चिकन नेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिकन नेक। चिकन का नेक बहुत पतला होता है ना यार। देखो, यहां से सीधा पोरबंदर से चलो नाडियाड, पोरबंदर से नाडियाड। ये पोरबंदर से पहुंचो नाडियाड, नाडियाड से एमपी एंटर कर जाओ, नाडियाड से एमपी एंटर कर जाओ। ये थोड़ा बहुत मिटाऊ ना। देखो, यहां से सीधा पहुंचना है इस प्रकार से,
शिवपुरी, और शिवपुरी के बाद झांसी, झांसी के बाद सीधा कानपुर, कानपुर के बाद सीधा यहां पर पकड़ लो लखनऊ। क्या पकड़ोगे? लखनऊ। कानपुर के बाद सीधा लखनऊ, यह है लखनऊ। लखनऊ के बाद सीधा कुशीनगर, यह है कुशीनगर, यहां बीच में अयोध्या पड़ेगा। ऐसे पूरे बिहार को टच करते हुए, वेस्ट बंगाल को पकड़ते हुए सीधा आ जाओ सिलचर। यह है नेशनल हाईवे 27, नेशनल हाईवे 27, नेशनल हाईवे 27। देखो नेशनल हाईवे 27 सबसे पहले चालू हुआ पोरबंदर, पोरबंदर से सिलचर। देखो पोरबंदर के बाद यहां पर लेना है जूनागढ़। क्या लेना है? जूनागढ़। ये पोरबंदर बहुत ऊपर हो गया यार, इतना ऊपर नहीं है, तो जूनागढ़ भी ऊपर चल जा रहा है बेफूज में। जूनागढ़ यहां है। ये पकड़ना है पोरबंदर, ये पकड़ना है सोमनाथ टेम्पल, ठीक है, ये पकड़ना है ऐसे, ठीक। ये आपका है जूनागढ़। क्या है? जूनागढ़। पोरबंदर से चलना है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेशनल हाईवे 27, पोरबंदर। पोरबंदर के बाद है जूनागढ़, जूनागढ़। जूनागढ़ में एक पर्वत है गिरनार पर्वत। कौन सा पर्वत है? गिरनार पर्वत। जूनागढ़ में एक पर्वत है गिरनार पर्वत। मौर्य वंश के संस्थापक, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर थे। यहां तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था। तो यहां पर गुजरात के काठियावाड़ सौराष्ट्र क्षेत्र के गवर्नर थे चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर। आया? पुष्यगुप्त थे। कौन थे? पुष्यगुप्त, पुष्यगुप्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पर पुष्यगुप्त के द्वारा गिरनार पर्वत में एक बहुत बड़ा झील बनाया गया। झील का मतलब क्या है? पर्वत है, उसमें ऐसे गड्ढा खोद दिया गया। प्राकृतिक रूप से वहां पानी आता था, तो वहां पर गड्ढा खोद दिया गया, तो पानी उसमें भर गया, झील बन गया। फंडे समझ आया? देखो झील और तालाब में क्या डिफरेंस है। तालाब में ऊपर का पानी आके स्टोर होता है और झील में नीचे का पानी आके स्टोर होता है। फंडा समझ आया? तालाब क्या होता है? बारिश का पानी आके संग्रह होता है, लेकिन झील में नीचे से जमीन से आप पानी आकर संग्रह होता है। आया? मेनली पानी यहीं का आसपास का ही आता है और लेवल तक आएगा, और उससे ज्यादा आएगा तो नदी के रूप में गिर जाएगा। अगर कोई भी झील पर्वत के ऊपर है तो सामान्यतः वहां से नदी का उद्गम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर झील में पानी पर्वत के ऊपर में भरेगा, ओवरफ्लो होगा, तो नीचे गिरेगा, क्या बन जाएगा? नदी। ये पकड़ना है पोरबंदर। पोरबंदर का जूनागढ़, जूनागढ़ में है गिरनार पर्वत। तो गिरनार पर्वत में चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त के द्वारा बनाया गया है सुदर्शन झील। भगवान कृष्ण कौन सा चक्र चलाते हैं? बस, तो ये क्या है? सुदर्शन झील। याद रहेगा, एग्जाम में पूछेगा सुदर्शन झील के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर या सेनापति या सामंत पुष्यगुप्त। और ऑप्शन में पुष्यगुप्त नहीं है तो क्या मारना है? चंद्रगुप्त मौर्य। आया? सुदर्शन झील कहां है? गिरनार पर्वत, जूनागढ़। ठीक। गिरनार पर्वत के जूनागढ़ से या जूनागढ़ के गिरनार पर्वत से हमें 3 शिलालेख मिले हैं। कितने शिलालेख? 3 शिलालेख। पहला शिलालेख मिला है महान सम्राट अशोक का। कोई भी शिलालेख जिस जगह से मिलता है, शिलालेख का मतलब होता है पत्थर का टुकड़ा जिसमें उन्होंने कुछ लेख लिखवाया है कि मैं यहां तक शासन था मेरा, या मैंने ये शासन किया, ऐसा प्रशासन किया, या अपने बारे में कुछ वर्णित किया। पत्थर के टुकड़े में लिखवाया जाता है, इसको शिलालेख कहते हैं।
तो महान सम्राट अशोक का शिलालेख कहां से मिला है? जूनागढ़ से। इसलिए से कहते हैं महान सम्राट अशोक का या अशोक का गिरनार पर्वत शिलालेख या अशोक का जूनागढ़ शिलालेख। नहीं आया? अरे जूनागढ़ जगह है, वहां पर पर्वत है, तो इसको गिरनार पर्वत शिलालेख बोलो या जूनागढ़ शिलालेख बोलो। किसका? अशोक का। अशोक का जो शासन काल था वो था 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक, मतलब इसी के बीच लिखवाया था उन्होंने। नहीं आया? इसके बाद दूसरा शिलालेख मिला है शक वंश के शासक, अशोक तो मौर्य वंश के शासक थे, शक वंश के शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख या गिरनार पर्वत शिलालेख, जगह के नाम पे रहेगा। शक वंश के शासक रुद्रदामन का जो शिलालेख मिला है यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था, जबकि अशोक का जो शिलालेख है वो पाली भाषा ब्राह्मी लिपि में था। आया? जैसे पाली भाषा ब्राह्मी लिपि मिला, कार्बन डेटिंग किए, दिखा रहे तो अशोक के समय का है, मतलब अशोक का ही है। रुद्रदामन का शिलालेख मिला, संस्कृत का शिलालेख है। यह भारत का पहला संस्कृत लिखित शिलालेख है। रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख या गिरनार पर्वत शिलालेख पूछ चुका है परीक्षा में। रुद्रदामन का जो शासन काल था वो था 130 ईस्वी से लेकर 150 ईस्वी तक। ये एडी इसलिए लिखा हो, कंफ्यूजन ना हो। मतलब देखो मोटा मोटी 200 साल अभी जीरो में आएगा, 250 साल जीरो में आएगा और 250 फिर 150 साल बढ़ेगा, तो 250 400 साल हो गया। ये 400 साल बाद की बात है। एक शिलालेख लगा, फिर उसका 400 साल का दूसरा शिलालेख लग रहा है। आया? तीसरा शिलालेख मिला है। पहला शिलालेख है मौर्य वंश के शासक अशोक का, दूसरा है शक वंश के शासक रुद्रदामन का। तीसरा शिलालेख जो मिला है वो मिला है आपका ये, इसका तीसरा शिलालेख है यार इसका गुप्त वंश के शासक स्कंद गुप्त का। गुप्त वंश के शासक स्कंद गुप्त का, तो इसको कैसे बोलेंगे? स्कंद गुप्त का जूनागढ़ या गिरनार पर्वत शिलालेख। और स्कंद गुप्त का जो शासन काल था वो था आपका 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक। अब इसके भी देख लो कितने साल बाद हो रहा है, 300 साल बाद। समझ आया? तो इसका मतलब कितने शिलालेख मिले यहां से? 3 शिलालेख। आया? चलिए ठीक, आगे बढ़े। तो जूनागढ़ के बारे में हमने थोड़ा सा जान लिया। देखिए जूनागढ़ से आगे बढ़ोगे तो मैं यहां पर बीच में बहुत सारे जगह है जो हमारे कोई काम के नहीं है, सीधा चलते हैं नाडियाड। ये क्या है? नाडियाड। नाडियाड में जन्म हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, तो यहां चौक बन गया। इधर से सीधा आगे जाओगे नाडियाड से तो ये पकड़ना है गोधरा। गोधरा, गोधरा गुजरात में क्या है? गोधरा। गोधरा नाडियाड, जूनागढ़ से सीधा पकड़ लो नाडियाड, सीधा आ जाना है मध्य प्रदेश, सॉरी गुजरात में ही है। गुजरात में क्या है? गोधरा। गुजरात में क्या है? गोधरा। फिर एंटर कर जाएंगे मध्य प्रदेश। गोधरा में हुआ था 27 फरवरी 2002 गोधरा कांड। कार सेवकों को जला दिया गया था ट्रेन में, आपको पता ही होगा। यह आपका है अयोध्या। अयोध्या से अहमदाबाद एक ट्रेन चलती थी, अयोध्या से अहमदाबाद एक ट्रेन चलती थी, तो गोधरा होके जाती थी, जिसका नाम है साबरमती एक्सप्रेस। साबरमती एक्सप्रेस जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या से गुजरात के अहमदाबाद तक जाती थी। तो कार सेवक जो आ रहे थे अयोध्या से, उनको असामाजिक तत्वों के द्वारा जला दिया गया। मतलब सोच लो, यही कांड कौन सा कांड है? गोधरा कांड। 27 फरवरी 2002। और जानी गया कि कौन थे वो असामाजिक तत्व, आया समझ? तो 27 फरवरी 2002 यह है गोधरा कांड, यहां हुआ है। आगे बढ़ते हैं, यह आपका पकड़ना है झाबुआ। क्या पकड़ना है? झाबुआ। झाबुआ
झाबुआ से आगे जाओगे तो यह पकड़ना है उज्जैन। क्या है? उज्जैन। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर है महाकालेश्वर महादेव मंदिर। तो उज्जैन तो खुद ही क्षिप्रा नदी के तट पर है। उज्जैन कहां, कौन से नदी के तट पर है? क्षिप्रा नदी। उज्जैन में है महाकालेश्वर महादेव मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग। यह हुआ है स्थापना गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, मौर्य नहीं, मौर्य तो ईसा पूर्व में है, ईसा पूर्व में है, ये तो 500 ईस्वी के आसपास। फंडस में है चंद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि उन्होंने धारण किया था। उनके दरबार में 9 रत्न थे। कितने रत्न? 9 रत्न। उन्हीं के शासन काल में, क्योंकि उनकी भी राजधानी उज्जैन भी थी, उपराजधानी क्या थी? उज्जैन। उन्हीं के शासन काल में बनाया गया है क्या? महाकालेश्वर महादेव मंदिर। आगे बढ़ेंगे तो यह पकड़ना है गुना। क्या है? कोई काम का नहीं है। गुना के बाद यह पकड़ना है शिवपुरी। ये शिवपुरी हमारे कोई काम का नहीं है। हां, शिवपुरी काम का नहीं है, लेकिन शिवपुर काम का है। उज्जैन के बाद गुना, गुना के बाद शिवपुरी। ये शिवपुरी हमारे कोई काम का नहीं है, लेकिन यहां पर एक जगह है शिवपुर। यहां पर एक जगह है शिवपुर। क्या है? शिवपुर। शिवपुर में है क्या? कूना नेशनल कूनो नेशनल पार्क। कौन सा है? कूनो नेशनल पार्क, जहां चीता लाए गए हैं। देखो आगे बढ़ेंगे तो यह है आपका झांसी। तो झांसी में चौक बन गया। झांसी में क्या बन गया? चौक बन गया। यहां पर कालपी, के फॉर कालपी। तो शिवपुरी के बाद सीधा मैंने ले लिया झांसी। स्टेट चेंज, शिवपुरी, झांसी। झांसी के बाद है कालपी। कालपी में जन्म हुआ है अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न राजा बिरबल। राजा बिरबल का वास्तविक नाम है महेश दास। क्या है? महेश दास। ये महेश दास इतने चतुर थे, इतने विद्वान थे कि अकबर ने इनको अपने 9 रत्नों में से एक रत्न में शामिल कर लिया। फटस में आया? 9 रत्नों के संगठन में शामिल कर लिया। तो महेश दास या राजा बिरबल, फिर इनको बिरबल की उपाधि दिया। बीर मतलब वीर, बुद्धि से वीर, बल मतलब बुद्धि से बल, बुद्धि का बल, समझे? बीरबल। और राजा की उपाधि प्रदान किया बुद्धि के कारण। तो राजा बिरबल 9 रत्नों में, अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न। इनका जन्म कहां हुआ है? उत्तर प्रदेश के कालपी में। कालपी से आगे बढ़ोगे तो यह है कानपुर, चौराहों का शहर कानपुर। यह है कानपुर। कानपुर से आगे जाओगे तो यह है उन्नाव। क्या है? उन्नाव। उन्नाव से आगे जाओगे तो यह है लखनऊ। कानपुर से आगे जाओगे तो यह आपका है उन्नाव। उन्नाव के बाद लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ। आया? चल इतना बोल, मैं ज्यादा हो गया। फिर से सुनो, नेशनल हाईवे 27 पढ़ा रहा हूं, पोरबंदर से सिलचर, पोरबंदर से सिलचर, पोरबंदर, जूनागढ़, नाडियाड, नाडियाड से गोधरा, 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 गोधरा। 27 फरवरी 2002 गोधरा हत्याकांड। और यह बहुत बड़ा नरसंहार था। भारतवर्ष के इतिहास में यह बहुत बड़ा काला धब्बा रहेगा, ऐसा समझ, जिसमें कार सेवकों को मार दिया गया है। यार बताओ, कार सेवकों को जिल्ला जला दिया गया साबरमती एक्सप्रेस में। आया? गोधरा हत्याकांड, झाबुआ, उज्जैन, महाकालेश्वर महादेव मंदिर, गुना, शिवपुरी। शिवपुरी हमारे काम का नहीं, हमारे काम का क्या है? शिवपुर। शिवपुर में है कूनो नेशनल पार्क, जहां भी चीते लाए गए हैं। नाम्बिया देश से, अफ्रीका का एक देश है क्या? नाम्बिया। वहां पर क्या क्या देश है? नाम्बिया, जाम्बिया, गाम्बिया, आया, जिम्बाब्वे,
केन्या, पूरा याद करवाऊंगा, 54 कंट्रीज। ये आपका है गुना, शिवपुरी, झांसी, कालपी, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ। चलो बोलो ये NH 27 सर, पोरबंदर से असम के सिलचर तक, पोरबंदर, जूनागढ़ से नाडियाड, नाडियाड से गोधरा, गोधरा से झाबुआ, झाबुआ से उज्जैन से गुना से शिवपुरी, ऊपर में श्योपुर, दोनों नेशनल पार्क, फिर कानपुर, कल्पी, लखनऊ। चल तू बोल। NH 27 पोरबंदर, जूनागढ़, नाडियाड, फिर गोधरा, फिर झाबुआ, उज्जैन, गुना, उसके बाद शिवपुरी। उधर शिवपुर है जहाँ कुल्लू नेशनल पार्क है। उसके बाद झांसी, कल्पी, कानपुर और उन्नाव और लखनऊ। नाडियाड, गोधरा, गोधरा। झाबुआ, उज्जैन, गुना, शिवपुरी, श्योपुर में कुल्लू नेशनल पार्क। उसके बाद आता है फिर झांसी के बाद कालपी, जहां पर हुआ है महेश दास राजा बिरबल का जन्म, अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न। झांसी, कालपी, गुना, कानपुर, उन्नाव। वेरी नाइस, बोलो। पोरबंदर, जूनागढ़, नाडियाड, गोधरा, झाबुआ, उज्जैन, गुना, शिवपुरी, झांसी, कालपी, कानपुर, उन्नाव और लखनऊ। वेरी नाइस। पोरबंदर, जूनागढ़, नाडियाड, गोधरा, उज्जैन, गुना, शिवपुरी, श्योपुर जहाँ पे उसके बगल में पास में श्योपुर है जहाँ पे चीते लाए गए हैं, पूनो नेशनल पार्क। उसके बाद है झांसी, कालपी, कानपुर, लखनऊ। ठीक, नाव ये पकड़ना है। लखनऊ से सीधा चलो कुशीनगर। कहां चलो? कुशीनगर। देखो लखनऊ के जस्ट बाद में है बाराबंकी। कोई काम का नहीं है, लू की नहीं लू, रहन देता हूं। देखो चलो ले लो बाराबंकी। क्या है ये? बाराबंकी। लखनऊ के बाद ले लो बाराबंकी। इसके आगे जाओगे तो ये पकड़ना अयोध्या। अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थल। अयोध्या पहले जिस जिले में था उस जिले का नाम था फैजाबाद, फिर उसका नाम भी क्या कर दिया गया? अयोध्या। जैसे ये रायपुर जिला है, इसमें एक सिटी क्या है, एक तहसील क्या है? रायपुर। इवन ऐसा है, एक रायपुर जिला है, उसके अंदर एक तहसील रायपुर है और उसके अंदर एक सिटी रायपुर है। फंडस में आया? तो वैसे ही फैजाबाद के अंदर, फैजाबाद जिले के अंदर अयोध्या एक सिटी है, लेकिन अब जिले का नाम भी क्या है? अयोध्या। तो सीधा अयोध्या बोलना है। सीधा क्या बोलना है? अयोध्या। फैजाबाद की कहानी क्या हो गई है? खत्म। अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थल। तो यहीं पर है अयोध्या का श्री राम मंदिर। आगे पकड़ेंगे, अयोध्या के जैसे आगे जाओगे तो यह है गोरखपुर। गोरखपुर गए हो? गोरखपुर वहां क्या करने गया था यार तू?
गोरखपुर। फेमस है ना वो चाकू फेमस है ना वहाँ का। ही वाला काटने में जो गोरखपुर है वो गोरखपुर जो है, देखो गोरखपुर के जस्ट आगे जाना है तो यहीं पर है चौरी चौरा गांव। गोरखपुर के अंदर एक गांव पड़ता है चौरी चौरा गांव, जहां पर हुआ था चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922। यह है गोरखपुर के जस्ट आगे जाओगे तो यहां पर है चौरी चौरा। गोरखपुर के जस्ट आगे जाओगे तो यह है चौरी चौरा। तो ये चौरी चौरा गोरखपुर जिले के ही अंदर पड़ता है, ऐसा समझ। पहले देवरिया जिला था, देवरिया जिला के अंदर गोरखपुर एक जनपद था और उसमें पड़ता था क्या, चौरी चौरा। अब देवरिया से गोरखपुर कट कर एक खुद का एक जिला बन गया है, फटे में। तो गोरखपुर एक जिला है, उसके अंदर एक गांव है चौरी चौरा। लड़की अगर चोरी करेगी तो चोरी, और लड़का चोरी करेगा तो चौरा। तो लड़की हमेशा आगे रहती है, चौरी चौरा, लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। तो चौरी चौरा क्या हुआ था, 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा अपने घर अहमदाबाद साबरमती आश्रम से 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया गया। असहयोग आंदोलन 2 वर्ष तक चलता है, 1920 से लेकर 1922 तक। असहयोग आंदोलन का मतलब है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मतलब हमें कॉपरेशन नहीं करना है, सहयोग प्रदान नहीं करना है। अगर कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट का साम्राज्य था, अगर कोई सरकारी एम्प्लॉई है, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत कोई एम्प्लॉई है, सरकारी कर्मचारी है, तो वो अपना काम करना बंद कर दे। आप ऑफिस जाओ और काम मत करो, सहयोग प्रदान मत करो। यदि कोई वकालत कर रहा है तो कोर्ट भी किसका है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का है, तो वकालत को भी ठप कर दो, ऐसा समझ। अर्थात अगर गवर्नमेंट से संबंधित अगर कोई भी काम आप कर रहे हो तो उसका त्याग कर दो। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी जानते थे कि ये थोड़े से मुट्ठी भर के अंग्रेज बोरी भर के भारतीयों के ऊपर क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। ये सच था ना, सच था। हमारी जनसंख्या थी जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो 36 करोड़ थी और 2 लाख अंग्रेज थे। कितने अंग्रेज, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, 2 लाख अंग्रेज थे। 2 लाख अंग्रेज 36 करोड़ भारतीयों पर क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे, फटे समय। तो महात्मा गांधी दिमाग लगाए कि ये भारत क्यों आए हैं, व्यापार करने के उद्देश्य से। अगर हम असहयोग आंदोलन चलाते हैं और इनको किसी भी प्रकार का सहयोग प्रदान नहीं करते हैं तो इनकी रीढ़ की हड्डी क्या होगी, टूट जाएगी, इनका व्यापार ठप हो जाएगा, समझ। तो 1 अगस्त 1920 को साबरमती आश्रम या सत्याग्रह आश्रम अहमदाबाद से महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रतिपादन किया गया। बहुत अच्छा, अहिंसा के रूप में, अहिंसात्मक रूप से पूरे भारतवर्ष में असहयोग आंदोलन चल रहा था। अगर यह असहयोग आंदोलन 5-6 साल चल जाता ना, उसी समय अंग्रेज यहां से छोड़ के भाग जाते। लेकिन हुआ कुछ, नियति को कुछ और मंजूर था। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी, लेकिन ये जो आज का है गोरखपुर, उसका गांव चौरी चौरा, चौरी चौरा गांव में यहां के लोग अहिंसा पूर्वक रात के समय हाथ में मशाल लेकर एक पूरा जुलूस, शांतिपूर्वक तरीके से जुलूस निकला हुआ था, रैली निकला हुआ था, अहिंसात्मक तरीके से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व में। यहां के किसान नेता थे चौरी चौरा गांव के भगवान अहिर, भगवान अहिर। चौरी चौरा गांव के किसान नेता भगवान अहिर के नेतृत्व में 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के चालू होने के 2 साल बाद चौरी चौरा गांव में भगवान अहिर के नेतृत्व में रात के समय हाथ में मशाल लेकर एक शांतिपूर्वक जुलूस निकला हुआ था। तो जुलूस आगे बढ़ रहा था, 4-5 ठोल्ले से खड़े थे रोड में, ठोल्ले मतलब पुलिस वाले, ऐसे देख रहे थे, ये साले लोग तो यार रैली निकाले हुए हैं। तो रैली का झुंड आगे बढ़ा, तो ये 4-5 ठोल्ले वाले झुंड के 50-60 का झुंड था, वो झुंड में से 4-5 को पकड़ते हैं, मारना बिना कुछ बोले मारना चालू कर देते हैं। दे लाठी, दे लाठी।
तो जो झुंड आगे जा रहा था उनको भी लगा हमारा वजन क्या हो गया, कम हो गया है। पीछे पलट के देखे थे, अरे यार हमारे लोगों को तो ये मार रहे ठोले लोग। आया पूरा जो भीड़ था, आओ देखा ना ताव, पुलिस वालों को दौड़ाना चालू कर दिया। उग्र हो गए लोग, उग्र हो गए। और ये पुलिस वाले जाकर चौरी चौरा गांव का जो पुलिस स्टेशन था वहां घुसे और अपने आप को बंद कर लिए। लेकिन भाई लोग तो क्रोधित हो चुके हैं, पूरे थाने को ही क्या लगा दिए, आग। तो चौरी चौरा पुलिस थाने को आग लगा दिया गया। उसके अंदर 22 पुलिसकर्मी थे, जिसमें से एक है थानेदार और बाकी 21 सिपाही पूरे मारे गए। तो 22 पुलिसकर्मी मारे गए, अर्थात 21 सिपाही मारे गए और एक थानेदार मारे गया। इसी घटना को कहते हैं 5 फरवरी 1922 का चौरी चौरा कांड या चौरी चौरा हत्या कांड। और इस समय महात्मा गांधी कहां थे, तो इस समय महात्मा गांधी बारदोली में थे। कहां थे, बारदोली में। जैसे ही महात्मा गांधी को पता चला, अरे यार मेरे अहिंसा पूर्वक असहयोग आंदोलन में हिंसा हो गया है, तो महात्मा गांधी का माथा खराब हो गया। 5 फरवरी के एक हफ्ते बाद 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी बारदोली में एक आम बैठक बुलाते हैं कांग्रेसियों की, और उसमें असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का प्रस्ताव पेश करते हैं। तो असहयोग आंदोलन समाप्त कब हुआ, 12 फरवरी 1922, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद। आया पूछा एग्जाम में, चौरी चौरा हत्याकांड के समय महात्मा गांधी कहां थे, तो महात्मा गांधी बारदोली में थे। आया ठीक, मैं पहले ही बताया, अगर असहयोग आंदोलन चल जाता तो उसके हम लोग असहयोग आंदोलन अगर 4-5 साल चल जाता तो भारत स्वतंत्र हो जाता। समझ आया। सर वो जो पुलिस स्टेशन को जलाया उसमें इंडियंस भी थे पुलिस में? अरे इंडियन ही तो थे। सर वो लोग नॉन ऑपरेशन पुलिस वाला में एक थानेदार होता है ब्रिटिशर, और बाकी जो सिपाही होते हैं वो भारतीय रहते हैं। मैं क्या पूछ रहा हूँ सर, तो वो लोग मतलब जैसे कि बाकी सब वकील लोग जैसे बंद कर दिए, नॉन ऑपरेशन मूवमेंट में साथ है, तो पुलिस वाले लोग नहीं करते थे क्या? नहीं देते थे? कुछ लोग साथ देते थे, कुछ लोग साथ नहीं देते थे। जो साथ नहीं देता था फिर उसको बहिष्कृत कर दिया जाता था। फंडस में आया। अब इधर देखो, यहां ध्यान देना है। कहा मैं क्या बता क्या रहा था तुम लोगों को, चौरी चौरा। चौरी चौरा के आगे जाएंगे तो यह है कुशीनगर। क्या है, कुशीनगर। पहले कुशीनगर एक छोटा सा कस्बा था, आज कुशीनगर एक जिला है। कुशीनगर एक क्या है, जिला है। कुशीनगर में याद रखना है, यहां पर 483 ईसा पूर्व को महात्मा गौतम बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति की, अर्थात उन्होंने अपने देह का त्याग किया। 483 ईसा पूर्व। इस समय भारतवर्ष के शासक थे पाटलिपुत्र पट्टा में अजात शत्रु, हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु। ये अजात शत्रु के पापा का नाम था बिंबिसार। अपनी पापा को चाकू मार के कहानी खत्म कर दिए, इसलिए हर्यक वंश को कहा जाता है पितृहंता वंश। अजात शत्रु के शासन काल में, ये पाटलिपुत्र पटना में नहीं बल्कि अजात शत्रु की राजधानी थी राजगिरी। क्या थी, राजगिरी। ये पाटलिपुत्र पटना बाद में बनेगा। उदाइन के शासन काल में पाटलिपुत्र पटना, उदाइन जो है, उदाइन पाटलिपुत्र शहर की स्थापना करते हैं और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाते हैं। राजगिरी राजधानी थी किसकी, बिंबिसार की, और उसके पुत्र अजात शत्रु की। तो अजात शत्रु के शासन काल में ये महात्मा गौतम बुद्ध जो थे वो राजा बिंबिसार के मित्र थे। क्या थे, मित्र थे। आया समझ। इन्हीं का पुत्र था अजात शत्रु। इन्हीं के शासन काल में 483 ईसा पूर्व को महात्मा गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में अपना अंतिम उपदेश देते हुए, उपदेश दे ही रहे थे और उनका देहांत हो गया। ऐसा समझ। देखो, तो ये हो गया देहांत। बाद में इनको वहीं पर जला दिया गया। अब इनकी जो अस्थियां, राख जो था अस्थियों का, उसको अजात शत्रु एकत्रित करवाए 483 ईसा पूर्व को। महात्मा गौतम बुद्ध का देहांत कहां हुआ है, कुशीनगर में। वहीं पर इनको जलाया गया, अग्नि दिया गया, मुखाग्नि दिया गया। अजात शत्रु महात्मा गौतम बुद्ध से संबंधित जो भी अवशेष थे, जैसे कि उनका अस्थिया, उनके कमंडल, उनकी एक लाठी, एक संत के पास होता ही क्या है, ये सबको एकत्रित करवाया और उनका एक वस्त्र यहां पर राजगिरी में
राजगिरी में। वहां राजगिरी में उनकी अस्थियों को एक गड्ढा करवाया, अस्थियों को मतलब उनके अवशेष को इकट्ठा करवाया। 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु ने एक गड्ढा करवाया, उसमें डाला और उसके ऊपर बहुत बड़ा विशाल स्तूप बनवाया, विश्व शांति स्तूप। इसका नाम क्या है? विश्व शांति स्तूप। यह है विश्व का पहला विश्व शांति स्तूप। किसके द्वारा बनाया गया? अजातशत्रु के द्वारा 483 ईसा पूर्व को। इसके बाद जितने भी स्तूप है सब बनाए हैं महान सम्राट अशोक। आया समझ? स्तूप का मतलब कुछ नहीं है, एक ऐसा कॉलम रहेगा, बहुत विशाल कॉलम। एक स्तूप विश्व का पहला स्तूप, विश्व शांति स्तूप राजगिरी का किसने बनाया है? अजातशत्रु ने। इसके बाद भारतवर्ष में जितना भी स्तूप है सब किसने बनवाया है? महान सम्राट अशोक ने। चाहे वह सारनाथ का स्तूप हो या सांची का स्तूप हो या विशाखापट्टनम में 2 स्तूप हो, जितने भी भारत, या सारनाथ का है, बोध गया का स्तूप है, लुम्बिनी का स्तूप है। महात्मा गौतम बुद्ध जहां जहां गए थे सब जगह स्तूप किसने बनाया है? अशोक ने। आया? कुशीनगर में भी है, कुशीनगर का स्तूप। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कहां? बिहार। बिहार में गोपालगंज से लेकर किशनगंज, गोपालगंज भगवान कृष्ण का एक नाम है गोपाल और एक है किशन, तो गोपालगंज से लेकर कहां तक? किशनगंज तक। देखो गोपालगंज बिहार में चलना है, गोपालगंज से लेकर किशनगंज तक। देखो ये कोई काम का नहीं है, फिर भी नाम सुन लो। गोपालगंज के बाद ये पकड़ना है, गोपालगंज के बाद ये पकड़ना है पूर्वी चंपारण। कौन सा चंपारण? पूर्वी चंपारण। देखो पहले क्या चंपारण था, अब चंपारण 2 जिलों में टूट गया है। इधर का है पूर्वी चंपारण और इधर का है पश्चिमी चंपारण। पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, जहां पर महात्मा गांधी के द्वारा 10 अप्रैल 1917 को प्रारंभ किया गया चंपारण सत्याग्रह। यह है आपका पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण 3 कठिया पद्धति या नील की खेती के विरोध में राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी गए थे चंपारण। यह है गोपालगंज, पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण के बाद ले सकते हो अपन दरभंगा, मधुबनी। एक पहले मुजफ्फरपुर भी ले लो, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी। पूर्वी चंपारण के बाद पकड़ना है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर, देखो मुजफ्फरपुर बिहार में है और मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है। मुजफ्फरनगर कहां है? उत्तर प्रदेश में, जिसके ऊपर वेब सीरीज आया है भोकाल। भोकाल है ना? भोकाल नहीं देखा है तू? पीएससी का तैयारी क्यों कर रहा है तू? बंद कर। एक आईपीएस अधिकारी के ऊपर में बना हुआ है, सही इवेंट के ऊपर है वो भोकाल। क्या है? तो अच्छा डीएसपी कैसे बनेगा जब भोकाल ही नहीं देखा है? तो बिल्कुल देखना है भोकाल। प्राइम में नहीं है, एमएक्स प्लेयर में फ्री में है। ये आपका है गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। ये मुजफ्फरपुर में मुजफ्फरपुर हत्याकांड, मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ है। मुजफ्फरपुर क्या हुआ है? बम कांड। मुजफ्फरपुर बम कांड 8 अप्रैल 1930। मुजफ्फरपुर बम कांड, मुजफ्फरपुर बम कांड। यहां के जिला मजिस्ट्रेट थे किंग्सफोर्ड। कौन थे? किंग्सफोर्ड। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। खुदीराम बोस भारत का सबसे कम आयु अवस्था का क्रांतिकारी, जिसे 19 वर्ष आयु अवस्था में फांसी की सजा दी गई। खुदीराम बोस 19 वर्ष आयु अवस्था में इनको फांसी की सजा दी गई। तो ये लोग किए क्या थे? प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस 8 अप्रैल 1930। जैसे आज जिले का हेड कौन होता है? प्रशासनिक हेड कौन होता है? कलेक्टर। और कलेक्टर ही बाय डिफॉल्ट क्या होता है? डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो उस समय भी डीएम था। जिला मजिस्ट्रेट
वही कलेक्टर ही तो है। जिला मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड के ऊपर बम फेंक दिया किसने? 8 अप्रैल 1930 को मुजफ्फरपुर के जिला मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड के ऊपर बम फेंका किसने? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। लेकिन वो बच गया, इसीलिए इसको बम कांड कहेंगे। बम फटा लेकिन सामने वाला मरा नहीं। अगर मर जाता तो क्या बोलते? हत्याकांड। तो बम कांड हुआ लेकिन बच गया। प्रफुल्ल चाकी खुद को गोली मार लिए, उनकी कहानी खत्म, वो शहीद हो गए, वहीं पर वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन खुदीराम बोस गिरफ्तार हो गए और अंततः उनको फांसी की सजा दी गई। इसीलिए कहते हैं कि भारतवर्ष का सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी जिनको फांसी की सजा दी गई कौन थे? खुदीराम बोस। महज 19 वर्ष आयु अवस्था, जिस समय आप को कुछ भी ज्ञान नहीं था। 19 वर्ष आयु अवस्था में हमें क्या ज्ञान होता है? कोई ज्ञान नहीं होता है। समझ में आया? ये पकड़ना है मुजफ्फरपुर, बहुत इंपॉर्टेंट है मुजफ्फरपुर बम कांड। इसके बाद सीधा पकड़ना है डी फॉर, क्या बताया? क्या बता दिया हो यार? कौन सा सिटी बता दिया हो? डी फॉर मुजफ्फरपुर के बाद पकड़ना है, एक तो है मधुबनी है, दरभंगा दरभंगा के बाद देखना है मधुबनी के बाद देखते हैं अररिया, पूर्णिया, अररिया और पूर्णिया, अररिया पूर्णिया। बैठा दिमाग में? अररिया पूर्णिया। कोई है रिलेटिव यहां रहता है? पूर्णिया में रहते हैं पड़ोस। हाँ। अब इसके बाद सीधा पकड़ लो, एक सुपौल भी पकड़ सकते थे। मधुबनी के बाद सुपौल पकड़ लो। क्या पकड़ लो? सुपौल। फिर अररिया, पूर्णिया और उसके बाद सीधा किशनगंज। बहुत ज्यादा हो गया ना, इतना भी नहीं याद रखोगे तो सीधा ना गोपालगंज और किशनगंज के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट क्या ले लेना? चंपारण और पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। नहीं याद होता है तो ठीक। चलो, नेशनल हाईवे 27 पोरबंदर से चालू करो। बोलो। तू बोल दे। क्या टाइम हो रहा है? अब आएगा झांसी। कालपी महेश दास राजा बीरबल का जन्म स्थल। कानपुर, लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ। बेगम महल के नेतृत्व में लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया। बेगम महल। देखो, अयोध्या से एक बात ना याद रखो, अच्छे सुनना है, इधर सुनो। जब हमारे पास ना ये गाड़ी वाड़ी वाला साधन नहीं था, याद करो, जब हम साइकिल चलाते थे और साइकिल भी खरीदते थे तो पूजा करते थे, बकायदा नारियल फोड़ते थे, मिठाई बांटते थे मोहल्ले में। साइकिल वाला जमाना वो जियो कि नहीं तुम लोग? बहुत से लोग तो नहीं जिए हैं, ठीक। और उसके पहले लोग ना पैदल पैदल दूर दूर चलते थे क्योंकि साइकिल खरीदने का भी पैसा नहीं था।
तो आदमी एकदम फिट भी रहता था और चल भी लेता था, क्योंकि माइंड सेट ऐसा था कि अरे 10 किलोमीटर जाना है, चलो अब भी निकलेंगे, पहुंच जाएंगे, है ना, 2 घंटे में 3 घंटे में पहुंच जाएंगे, ऐसा सेटअप रहता था। और कुछ साल पहले जाओ, जब साधन और नहीं था, मान लो 500 साल पहले या 1000 साल पहले जाओ, लेकिन राम भगवान के समय में पैदल ये लोग 24 घंटे चल देते थे, पैदल ये, क्योंकि वैसा इनका पावर था, ऐसा समझ, ऐसा पावर था। अयोध्या से अगर श्रीलंका तक की पद यात्रा गूगल मैप में देखो, गूगल मैप में देखोगे पद यात्रा, जैसे ट्रेन से जाने का देता है, वहां से जाने का देता है, प्लेन से जाने का देता है, तो एक पद यात्रा वाला भी देता है गूगल से। तो अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक, श्रीलंका, अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक की दूरी दिखाता है 21 दिन। 21 दिन, 21 दिन का सीधा मतलब है कि 21 दिन में 24 घंटा पूरा चलना है, 1 घंटे भी रेस्ट नहीं करना है। मैं इसलिए आपका माइंड सेट ये किया कि आप मेरे को बोलेंगे सर ऐसा कौन चल पाएगा, अरे चलेंगे ना उस जमाने के लोग, हम आप नहीं चल पाएंगे, वीर गति को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा हो, तुम लोग और हम लोग चलेंगे तो वीर गति को सीधा प्राप्त आया। मेरे को अगर बोला जाए कि भैया मेरे को श्रीलंका में जंग लड़के जीतने के बाद मेरे को घर आना है, तो 24 घंटा चलता, हाँ वापस घर आना है ना। हाँ, वापस आना है। तो ये लोग 24 घंटा प्रतिदिन चलते हुए 21 दिन चले और कहां पहुंचे, अयोध्या। अब दिमाग लगा लो, विजयादशमी, विजयादशमी के 21 दिन बाद क्या होता है, दीपावली। जब वो लोग पहुंचे तो अमावस्या था, चारों तरफ अमावस्या छाया हुआ था, आया तो भाई दिए जलाए गए, तो कहलाया दीपावली, दिवाली। क्वार या आश्विन बोलो, आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी को होता है विजयादशमी, जब भगवान राम के द्वारा क्या किया गया, रावण का वध किया गया। और वहां से ये लोग निकले 21 दिन, कितने दिन, 21 दिन पद यात्रा। गूगल मैप में देख लो 21 दिन का दिखाता है, ऐसे दिखाएगा 20 घंटा 15 घंटा, 20 दिन 15 घंटा, और ज्यादा डिस्टेंस का दिखा दिया तो 21 दिन 4 घंटा, ऐसा हर के अलग अलग आएगा, लेकिन एग्जैक्ट कितना दिखा रहा है उसमें, 21 दिन। ठीक, आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी, विजयादशमी से लेकर कार्तिक, कार्तिक अमावस्या, कार्तिक अमावस्या, कार्तिक अमावस्या को क्या मनाते हैं, दीपावली या दिवाली बोलो। ठीक, 21 दिन का गैप है, कितने दिन का, 21 दिन का है ना, 21 दिन का गैप। ठीक, तो ये थोड़ा सा अयोध्या से संबंधित मैं आपको बता दिया। भगवान राम यहां आए, यह है भगवान राम का, मिटाओ कि नहीं मिटाओ, चलिए आगे बढ़ते, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो गया, इसको कुछ बता दिया गया पूरा, बता बता बता, सीधा पकड़ ले, मुजफ्फरपुर, चंपारण, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, बस आगे बढ़ते। यहां पर ये आपका है, ये वाला जो स्पेस है ना वेस्ट बंगाल का, मेरे मैप में बहुत ज्यादा बनता है, लेकिन ये एक्चुअल में ना बहुत पतला सा जगह है, छोटा सा चिकन नेक है ना। तो यहां पर है दार्जिलिंग, क्या है, दार्जिलिंग, यह है सिलीगुड़ी, जलाईगुड़ी, और यह है कामाख्या गुड़ी। देखो दार्जिलिंग क्या है, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग हिल स्टेशन है, लोग घूमने जाते हैं, गंगटोक यहां, और दार्जिलिंग महानंदा, क्या है, महानंदा, क्या है, यह है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग के बाद सीधा जाना है सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी हिल स्टेशन है पूरा, जलाईगुड़ी, जलाईगुड़ी सब हिल स्टेशन है। ऐसे पूछ देगा जलाईगुड़ी कहाँ है, मार देना वेस्ट बंगाल, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है, घूमने लोग जाते हैं, पर्यटक स्थल है। और उसके बाद सीधा पकड़ना है कामाख्या गुड़ी, कामाख्या गुड़ी, ये सब हिल स्टेशन है, वेस्ट बंगाल खत्म, आया समझ। इसके बाद सीधा चलते हैं असम, असम में दिसपुर, असम में क्या है, दिसपुर, असम का कैपिटल है
दिसपुर, ये है गुवाहाटी। तो गुवाहाटी इज अ सिटी इनसाइड दिसपुर। आया, गुवाहाटी क्या है? गुवाहाटी। तो ये है दिसपुर। दिसपुर इज अ कैपिटल ऑफ असम। इसके बाद है गुवाहाटी। गुवाहाटी, गुवाहाटी में है आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी। भारत में आईआईटी की संख्या कितनी है? 23। उसमें से एक है आईआईटी गुवाहाटी। गुवाहाटी में जब जाओगे तो ये पूरा ना ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। दिसपुर, गुवाहाटी सब क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। तो गुवाहाटी में एक तो आईआईटी गुवाहाटी पकड़ना है। भारत में आईआईटीज की संख्या कितना है? 23। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि यहां पर है कामाख्या माता मंदिर। कामाख्या गुड़ी अलग है, और गुवाहाटी में अंदर गुवाहाटी में एक प्राचीन मंदिर है, कामाख्या माता मंदिर, जो कि भारत के 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है। हालांकि पुराणों में माना जाता है कि भारत में 51 शक्तिपीठ है। आया, लेकिन एक शक्तिपीठ और माना जाता है, तो हो गए 52 शक्तिपीठ। लेकिन एक्चुअल में कितने हैं? 51 शक्तिपीठ। तो शक्तिपीठ का पुराणों में जैसे हमारे 18 पुराण हैं। कितने पुराण हैं? 18 पुराण। सती की कहानी किस में मिलता है? शिव पुराण, विष्णु पुराण और अग्नि पुराण। शिव पुराण, विष्णु पुराण और अग्नि पुराण। 18 पुराणों में से ये 3 पुराण में इस कहानी का वर्णन मिलता है। तो पुराणों के आधार पर, पौराणिक कथानुसार, कथा यह था सती, जो कि वाइफ थी किसकी? भगवान शिव की। भगवान शिव की वाइफ थी कौन? सती। मैं थोड़ा सा ये पौराणिक कहानियों को, थोड़ा सा माइथोलॉजी को नहीं जानता हूं ज्यादा, लेकिन इसको थोड़ा बहुत जानता हूं। तो भगवान शिव की पत्नी थी सती। सती जो थी भगवान शिव से विवाह की थी अपने पिता के विरुद्ध। शायद उनके पापा का नाम था दक्ष। दक्ष था, करेक्ट हूं मैं? सती के पापा का नाम था दक्ष। अपने पिता के अनुमति के बिना ये भगवान शिव से शादी कर लेती है सती। और एक बार दक्ष अपने साम्राज्य में बहुत बड़ा यज्ञ करवाते हैं, लेकिन उस यज्ञ में सती और शिव को बुलाते नहीं हैं, अपनी बेटी और दामाद को नहीं बुलाते हैं। लेकिन फिर भी सती जाती है। हाँ, सती जाती है। वहां पर दक्ष के द्वारा भगवान शिव का अपमान किया जाता है, जिससे माता सती उसी आग में, उसी यज्ञ के आग में कूद जाती है और उनका देहांत हो जाता है। भगवान शिव को जब पता चलता है तो वो उनके बॉडी को उठाते हैं। आया समझ? और शिव तांडव होना चालू हो जाता है। गुस्से में शिव तांडव चालू। इस शिव तांडव को देखते भगवान विष्णु कि पूरा पृथ्वी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, नस्ते नाबूद हो जाएगा। तो भगवान विष्णु अपने चक्र से सती के 51 टुकड़े करते हैं और उसको भारतवर्ष में बहुत जगह में विस्थापित करते हैं। आया समझ? और इस प्रकार से उनका जो योनि था, गर्भ था, वो कहां गिरा था? गुवाहाटी में। जैसे दांत कहां गिरा था? दतिया में। तो दतिया एक शक्तिपीठ है, वैसी गुवाहाटी में योनि अर्थात गर्भ गिरा था। तो यहां पर कामाख्या माता की योनि की पूजा की जाती है। अगर जिसका बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, वो यहीं पहुंचते हैं कामाख्या गुड़ी, कि मां का शक्ति हमें प्रदान हो और हमें संतान रत्न की प्राप्ति हो। आया समझ? तो ये बहुत बड़ा शक्तिपीठ है कामाख्या गुड़ी। कहां? गुवाहाटी में। तो गुवाहाटी का याद रखना है, गुवाहाटी का कामाख्या गुड़ी कामाख्या देवी माता का मंदिर। लेकिन कामाख्या गुड़ी अलग है ना, ये क्या है? हिल स्टेशन, ये अलग है, ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। गुवाहाटी के बाद सीधा पकड़ना है यहां पर होजाई। ये हमारे कोई काम का नहीं है। होजाई, भोजाई का भाई होजाई, और सीधा पकड़ना है सिलचर। क्या है? सिलचर। कहानी खत्म। दिस इज व्हाट नेशनल हाईवे 27। यस।
गोरखपुर, चौरी चौरा, कुशीनगर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज है उसके, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलाईगुड़ी, कामाख्यागढ़ी, रिशपुर, वावड़ी, उचाई और सिरोंज। पोरबंदर, गिरनार, जूनागढ़, गिरनार पर्वत, उसके बाद नाडियाड, गोधरा, वहाँ गोधरा अच्छा काम हुआ था। उसके बाद झाबुआ, उज्जैन, शिवपुरी, झांसी, गोहा, कालपी, उन्नाव, कानपुर, उसके बाद अयोध्या, लखनऊ, गोरखपुर, उसके बाद बिहार, गोपालगंज, किशनगंज, बीच में मुजफ्फरपुर, इतना ही ले लेना है, और पूर्वी चंपारण, कहानी खत्म। किशनगंज, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी और अररिया और आपके पास किशनगंज, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, कामाख्यागुड़ी, नहीं कामाख्या पहले और कोई है। गूगल मैप खोल तो। सिलीगुड़ी, हो गया। सिलीगुड़ी, कामाख्यागुड़ी, उसके बाद फिर दार्जिलिंग भी था सर, और उसके बाद यहाँ से आसाम में एंटर करते हैं, वहाँ है दिसपुर में गुवाहाटी आ जाएगी, और होजाई और सिलचर। बताया ना, भोजाई का भाई होजाई, जो हमारे कोई काम का नहीं है। देखो, ये है नेशनल हाईवे 1, ये आपका है नेशनल हाईवे 1। उरी फिल्म देखे हो ना? मैं ये सब देख ही नहीं पाया हूं, देखना है। उरी के बाद ये पकड़ना है बारामूला, श्रीनगर। यहां पर एक दर्रा है, दर्रा मतलब पास, ऐसे पास है, जोजिला पास, और सीधा पकड़ना है लेह। क्या पकड़ना है? लेह। नेशनल हाईवे 1 में है उरी, क्या है? उरी, बारामूला, क्या है ये? बारामूला, श्रीनगर, उरी, बारामूला, श्रीनगर, जोजिला पास, जोजिला दर्रा और सीधा लेह। अटल टनल ये बना है, शिमला से इसे चालू हुआ है ऐसे, और ये जाएगा लेह तक। हाँ, इसी के बीच में ये पकड़ना है आपका नेशनल हाईवे 1, उरी से लेकर लेह। उरी, बारामूला, श्रीनगर, जोजिला दर्रा, लेह। कौन बोला अभी कौन बोला था? उरी, बारामूला, श्रीनगर, जोजिला पास, लेह। ठीक, ये पकड़ने नेशनल हाईवे 3। देखो, नेशनल हाईवे 3 यहां पर है अटारी के जस्ट आगे बाघा बॉर्डर,
बाघा का मुख्य हिस्सा कहां पर है? पाकिस्तान में है ना। तो बाघा और अटारी के बीच में जो बॉर्डर है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, तो हम लोग उसको कहते हैं बाघा बॉर्डर, क्योंकि बाघा एकदम पास में है। तो ये पकड़ना है बाघा बॉर्डर, हालांकि बाघा कहां पर है? पाकिस्तान में है। ये अटारी अमृतसर, सीधा लेह, नेशनल हाईवे 3, ये आपका है नेशनल हाईवे 3। ये फोटो खींच लिए हो ना? फोटो खींच लिए हो ना? मैं मिटाऊंगा, क्योंकि एक फोटो और खींच लो, मिटाऊंगा। देखिए, देखिए यहां पर देखना है, यह है अटारी। अटारी के इधर पाकिस्तान में क्या है? बाघा, बाघा बॉर्डर। और ये भारत में क्या पड़ता है? अटारी, ए फॉर अटारी, अटारी। अटारी के बाद है अमृतसर। अमृत का मतलब जानते हो? अमृतसर। सर का मतलब सरोवर, तालाब, और अमृत मतलब जिसको पीने के, ऐसा पेय पदार्थ है जिसको पीने के बाद अमरता की प्राप्ति हो जाए। कैसे? मत लेना अमरता अमरता, 90 साल का होगा ना, बोर हो जाएगा इस जीवन से। यहां दर्द, वहां दर्द, वहां दर्द। उस समय आदमी क्या सोचता है कि भाई मृत्यु की प्राप्ति हो जाए, और ये ले लेगा लड़का क्या? अमरता। देखो इधर, अमृतसर अकबर के शासन काल में, अकबर के शासन काल में सिख धर्म के जो संस्थापक है वो गुरु नानक देव है। कौन है? सिख धर्म के संस्थापक है गुरु नानक देव। इसमें 10 गुरु हुए हैं। कितने गुरु? गोविंद सिंह तक 10 गुरु हुए हैं। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही इनका गुरु मान लिया गया। ग्रंथ साहिब को ही क्या मान लिया गया? गुरु मान लिया गया गोविंद सिंह के द्वारा। ठीक, पहले गुरु हुए गुरु नानक देव, और अंतिम गुरु कौन हुए? गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। और इसके बाद गुरु कौन माने जाते हैं? गुरु ग्रंथ साहब। अब थोड़ा थोड़ा मोटा मोटे फैक्ट पकड़ो। देखो, सिख धर्म के चौथे गुरु हुए हैं गुरु रामदास। गुरु रामदास। इस समय भारतवर्ष में शासन था अकबर का। अकबर गुरु रामदास से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने रामदास को 500 बीघा जमीन दिया। यह है 500 बीघा जमीन, जो आज का अमृतसर है। क्या है? अमृतसर। हालांकि आज तो अमृतसर बहुत बड़ा सिटी है भाई, ग्रेटर दिल्ली हुआ है कि नहीं? वैसे धीरे धीरे रायपुर भी ग्रेटर हो रहा है कि नहीं? आज देखो अमलेश्वर को लोग बोलते हैं ग्रेटर रायपुर, हैं? बोलते हैं कि नहीं? वैसे ही है क्या? आज अमृतसर, ये देखो अमृतसर, अमृतसर में ये 500 बीघा जमीन है। ये है 500 बीघा जमीन। कितना? 500 बीघा जमीन। ये 500 बीघा जमीन कौन दे रहा है? अकबर। किसको दे रहा है? रामदास को। ये कौन है? सिख धर्म के चौथे धर्मगुरु, सिख धर्म के चौथे गुरु, गुरु रामदास। गुरु रामदास को दिया गया, गुरु रामदास को दिया गया है 500 बीघा जमीन। इस 500 बीघा जमीन के बीचों बीच एक तालाब था। तालाब है, था क्या? है। ये तालाब है, तालाब। इस तालाब का ही नाम है अमृतसर, अमृत सरोवर। इस तालाब का ही नाम है अमृत सरोवर। ये प्राकृतिक तालाब है, ये मानव निर्मित तालाब नहीं है, ये प्राकृतिक तालाब है। अमृत सरोवर, अमृत सरोवर। तो इस प्रकार से अमृत सरोवर के आसपास का जो 500 बीघा जमीन था, यह कहलाया अमृतसर। तो अमृतसर शहर की स्थापना कौन किया? रामदास। अमृतसर शहर की स्थापना कौन किया? रामदास। आया समझ? रामदास के बाद 5वें गुरु हुए हैं, 5वें गुरु हुए हैं, 5वें गुरु हुए हैं गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव के द्वारा इसी तालाब के बीचों बीच स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया गया। कौन सा मंदिर?
स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया गया। इसी के बीचों बीच बनाया गया है स्वर्ण मंदिर। यह आपका है स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर, या इसके कहते हैं साहिब दरबार। क्या कहते हैं? साहिब दरबार, या हरि मंदिर साहिब दरबार। वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, हरिमंदिर साहिब दरबार। क्या? हर मंदिर साहिब दरबार। आया समझ? स्वर्ण मंदिर। तो स्वर्ण मंदिर के संस्थापक कौन है? अर्जुन देव। और अर्जुन देव के ही द्वारा ग्रंथ साहिब की रचना की गई। ग्रंथ साहिब की रचना की गई। बाद में जो अंतिम गुरु होंगे, कौन? 10वें व अंतिम गुरु कौन? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह द्वारा कहा जाएगा कि अब कोई व्यक्ति विशेष सिख धर्म का गुरु नहीं होगा, बल्कि गुरु कौन होगा? ग्रंथ साहिब। तो ये आप कहलाएंगे गुरु ग्रंथ साहिब। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब के रचनाकार कौन है? लेकिन इसको गुरु का दर्जा किसने प्रदान किया? गुरु गोविंद सिंह। समझ में आया? और ये वही अर्जुन देव हैं जिनकी हत्या करवा देंगे कौन? जहांगीर। जहांगीर। आया समझ? 9वें गुरु हुए हैं, 9वें गुरु हुए हैं गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर, सिख धर्म के 9वें गुरु हुए गुरु तेग बहादुर। इनकी हत्या करवाए हैं औरंगजेब। कौन? औरंगजेब। ये याद रखना है। इतने में सिख धर्म खत्म हो गया, इतना ही पकड़ना है। पूरे 10 गुरु का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना ही याद रखना है, आपका पूरा कहानी खत्म। सिख धर्म। समझ आया? फोटो खींच लो, मिटाऊंगा। खींचे? ध्यान दीजिएगा। तो अमृतसर शहर के संस्थापक है सिख धर्म के चौथे गुरु, गुरु रामदास। अमृतसर में अमृत सरोवर के बीचों बीच स्वर्ण मंदिर या दरबार साहिब या हरमिंदर साहिब मंदिर के निर्माता कौन है? 5वें गुरु अर्जुन देव। और इन्हीं के द्वारा ग्रंथ साहिब की रचना की गई। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ग्रंथ साहिब को गुरु ग्रंथ साहिब का दर्जा प्रदान किया जाता है। और इससे जो पहले थे गुरु तेग बहादुर सिंह, इनकी हत्या की जाती है किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। आया? और अर्जुन देव की हत्या किसके द्वारा की जाती है? जहांगीर के द्वारा। ठीक? क्योंकि उन्होंने जब 1606 में खुसरो विद्रोह किया था तो खुसरो का उन्होंने क्या दिया था? साथ दिया था। यह हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अमृतसर के आगे जाते हैं तो यह आ जाएगा जालंधर। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना जालंधर। तो जालंधर में चौक बनेगा, यह आपका जालंधर। जालंधर के बाद आएगा होशियारपुर। होशियारपुर, होशियारपुर। जालंधर के बाद होशियारपुर, यह आएगा होशियारपुर। होशियारपुर के अंदर एक जगह है बजवाड़ा, जहां जन्म हुआ है शेरशाह सूरी का। होशियारपुर के अंदर एक जगह है क्या? बजवाड़ा, जहां जन्म हुआ है, बजवाड़ा बोलो या बजवाड़ा बोलो, जहां जन्म हुआ है शेरशाह सूरी का। सूरी वंश के संस्थापक। ये जो सूरी वंश है ना, ये भारत में दूसरा अफगान शासन है। इसके पहले अफगान शासन था लोधी वंश का, जिसके शासक थे बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। लोधी वंश के शासक कौन कौन थे? बहलोल लोधी, जो लोगों को बहला लेता था। सिकंदर लोधी, सिकंदर का नाम आ गया। और एक है इब्राहिम लोधी। आया? इस सिकंदर लोधी के बारे में याद रखना है कि आगरा शहर के संस्थापक है कौन? सिकंदर लोधी। आगरा शहर के संस्थापक 504 ईस्वी में, 504 ईस्वी में सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा शहर की 1504, 504 नहीं भाई 15, अच्छा वो ये बोल दिया, नहीं तो मैं 504 बोलते रहता। 1504 ईस्वी में
सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना किया गया। कई बार पीएससी पूछा है, सीजीपीएससी देख लेना पेपर आया समझ। मेन सीजीपीएससी प्रीलिम्स में एक बार पूछा है और बाकी लुटपुट जो एग्जाम लेता रहता है उसमें कई बार पूछा है, समझ आया? आगरा शहर के संस्थापक कौन थे, क्या मारना है, सिकंदर लोदी। कब हुआ, 1504। ये दोनों प्रश्न पूछ दिया है। और उसके बाद आते हैं इब्राहिम लोदी। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526, 52 वर्षेस इब्राहिम लोदी। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी रणभूमि मारे जाते हैं, आया समझ। तो ये होशियारपुर में जन्म हुआ है सूरी वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी का। इसके बारे में हम काफी डिस्कस कर चुके हैं। यहां पकड़ना है, जैसे हिमाचल प्रदेश आओगे तो यहां पर बहुत सारा जगह है, इंपॉर्टेंट वाला पकड़ते हैं। एक है ऊना, क्या है, ऊना, ए ले लो ऊना, क्या है, ऊना, ऊना। ऊना के जस्ट आगे जाओगे तो ये पकड़ लो, बहुत सारा जगह है उसमें से पकड़ो मंडी। जो भी हिल स्टेशन है ना मैं उसको बता रहा हूं, क्या है, मंडी। मंडी के बाद पकड़ेंगे कुल्लू। कुल्लू से जन्म हुआ है ब्यास, कुल्लू से उद्गम हुआ है ब्यास नदी का। कुल्लू से ब्यास नदी का उद्गम हुआ है। जब सिकंदर आया था ना, सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था तो ब्यास नदी तक आते आते उसकी सेना पस्त हो चुकी थी कि भाई इससे आगे मत ले जा, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। एक तो इतने दिन से हम लोग वहां से निकले हैं, ग्रीस से निकले हैं, मेसोपोटामिया से निकले, मेसोडोनिया से निकले हैं, मर जाएंगे भाई, इससे आगे हम जा नहीं पाएंगे। तेरे को मारना है तो हम ही को मार दे, यह समझ। मान लो कोई लेबर से तुम लोग काम भी करवाओगे, 10 घंटा वो काम करने के बाद उसको ना 1000 भी दोगे तो बोलेगा नहीं भाई अब मैं करने वाला नहीं हूं। वैसे सिकंदर की सेना ब्यास नदी तक आई और वापस लौट गई। तो कई बार पूछता है सिकंदर की सेना कहां से लौटी थी, ब्यास नदी के तट से, ऐसा समझ। तो ब्यास नदी का उद्गम कहां से हुआ है, कुल्लू से, हिल स्टेशन है। यह बिलासपुर में है। भाखड़ा नांगल डैम जो है उसमें एक भाखड़ा डैम है और एक नांगल डैम है। जो भाखड़ा डैम है वो है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में। यह है बिलासपुर, यह है बिलासपुर, क्या है ये है बिलासपुर। बिलासपुर में है भाखड़ा डैम और नांगल डैम है पंजाब के रूपनगर जिले में, पंजाब के रूपनगर जिले में। तो बिलासपुर में है भाखड़ा डैम और नांगल डैम है, क्या है, पंजाब के रूपनगर जिले में। इन दोनों डैम को सम्मिलित रूप में कहा जाता है भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना एस्टैब्लिश्ड इन 1957। भाखड़ा डैम भारत का दूसरा, भाखड़ा डैम नांगल को इंक्लूड करके नहीं बोल रहा हूं, भाखड़ा डैम भारत का दूसरा सबसे ऊंचा डैम है टिहरी डैम के बाद में, जिसकी ऊंचाई है 206 मीटर। भाखड़ा डैम की ऊंचाई क्या है, 206 मीटर। देखो भाखड़ा डैम की ऊंचाई है 206 मीटर, इस 6 को इधर ला दो, 260 मीटर ऊंचाई है किसकी, टिहरी डैम की। उत्तराखंड में है टिहरी, टिहरी में बना है टिहरी डैम। कौन सी नदी में, भागीरथी नदी में। गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से उद्गम हुआ है भागीरथी नदी का। कौन सी नदी का, भागीरथी नदी का। और भागीरथी नदी टिहरी से होकर जाती है। यहां पर एक डैम बनाया गया है टिहरी डैम, जिसकी ऊंचाई है 260 मीटर। यह भारत का सबसे ऊंचा डैम है। यहां पर है सतोपंत ग्लेशियर, यहां से अलकनंदा नदी का उद्गम हुआ है। तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलते हैं देवप्रयाग में और यहां से एक नई नदी का जन्म होता है, गंगा। तो वास्तव में गंगा का उद्गम हुआ नहीं है, गंगा का उद्गम नहीं हुआ है, बल्कि गंगा बनती है। कहां से, देवप्रयाग से। फ्रेंड्स समझ आया? लेकिन अगर एग्जाम में पूछेगा कि टिहरी डैम कौन सी नदी पर है तो ऑप्शन में मारना भागीरथी, और भागीरथी नहीं दिया है तो क्या मारना है, गंगा। तो उसको हम फिर गंगा का मुख्य रूप मान लेंगे। समझ आया? आगे बढ़ते हैं, कहां गया ये, कुल्लू। अब तुम लोगों को अच्छा लग रहा होगा, एकदम ठंडा ठंडा हिल स्टेशन आ गए हो, तो नहीं लग रहा है? कैसे यार, पूरा भारतवर्ष घुमा दिया, अब हिल स्टेशन में आए हैं तो थोड़ा सा स्वेटर वेटर लेके आओ ना बे, ठंड लगना चाहिए। तो यह है कुल्लू के बाद मनाली, कुल्लू के बाद
मनाली, कुल्लू के बाद मनाली, मनाली, मनाली से सीधा ये पकड़ो रोहतांग दर्रा, क्या है रोहतांग दर्रा, और ये बड़ा लांचा दर्रा, बड़ा लाचा, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रे से रावी नदी का उद्गम हुआ है, रोहतांग दर्रे से रावी नदी का दर्रा मतलब पास है, दो पर्वत के बीच का एरिया गैप, तो वहां से होकर जाते हैं, रोड निकला हुआ है, रोहतांग दर्रा, बड़ा लांचा, बड़ा लाचा, बड़ा लांचा, लड़कियों का वस्त्र होता है ना लांचा, तो शादी ब्याह में छोटा मोटा लांचा नहीं खरीदना है, कैसा लांचा खरीदना है, बड़ा लांचा, तो ये है बड़ा लांचा दर्रा, बड़ा लांचा दर्रा। अब सीधा पकड़ लो कहां, जम्मू कश्मीर का ये लद्दाख, तो लद्दाख में जैसे एंटर करोगे ना, लद्दाख में जैसे एंटर करोगे तो यहां पर ये पूरा जंगल है, जंगल, ये पूरा जंगल है, जंगल, इसको बनाया गया है नेशनल पार्क। तुम लोगों का फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर या सिंगर कौन है, कौन है? ऐसा सिंगर का नाम लेना है जो म्यूजिक डायरेक्टर भी होना चाहिए और सिंगर भी होना चाहिए, कौन है? हिमेश रेशमिया। तेरा, आपका कौन है? मेरे को सब म्यूजिक डायरेक्टर अलग पसंद है, गायक अलग। मैं वो बोल ही नहीं रहा हूं कि आपको क्या पसंद है, अभी मेरे हिसाब से अपनी पसंद बतानी है। कैसे यार? एक ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर प्लस सिंगर जो आपका फेवरेट हो, जैसे कि ए आर रहमान, हाँ, ए.आर. रहमान, ए आर रहमान, शंकर महादेवन, कोई नहीं का मतलब क्या होता है? सर वो यहीं से संबंधित है, जंगल में। भारतवर्ष में चार वैदिक काल हुए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 कालक्रम रहा है। ऋग्वेद के बाद आता है सामवेद। सामवेद में ऋग्वेद का मतलब होता है जब मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, सामवेद में मंत्रों का गायन किया गया, गायन के लिए धुन चाहिए, और यहीं से सामवेद से जन्म हुआ है सा रे गा मा पा धा नी, बस नी सा तो फिर रिपीट हो जाएगा, सा रे गा मा पा धा नी, 7 स्वरों का जन्म हुआ है भारतवर्ष में सामवेदिक काल में। तो भाई तुमको तो म्यूजिक पसंद होना चाहिए अगर भारतीय हो तो। कैसे यार? एक नाम बताओ, वो तो तुम्ही को बताना है। सर आर.डी. तो हिमेश रेशमिया ले लो, तो यहां पर नेशनल पार्क है हिमिस नेशनल पार्क। कौन सा? यह है हिमिस नेशनल पार्क। हिमिस नेशनल पार्क भारत का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा नेशनल पार्क। इतना बड़ा दिखा दिया और समझ ही आ गया होगा कि बहुत बड़ा है यार ये तो। और हिमिस नेशनल पार्क के बाद सीधा चलो लेह। कहां? लेह। तो ये हो गया लेह। ये वी हैव कंप्लीटेड व्हाट? नेशनल हाईवे 3। चलो नेशनल हाईवे 3 में हमने क्या क्या डिस्कस किया? बाघा बॉर्डर पाकिस्तान में, बाघा बॉर्डर का जो मेन बाघा है ना वो पाकिस्तान में है, तो वो बॉर्डर को हम बाघा बॉर्डर कहते हैं जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। उसके बाद बाघा बॉर्डर का सीधा क्या आता है? अटारी आया, अटारी, अमृतसर, अमृतसर के बाद जालंधर, होशियारपुर, होशियारपुर में एक जगह है बजवाड़ा जहां शेर शाह सूरी का जन्म हुआ है। ऊना, मंडी, कुल्लू, मनाली सब क्या है? वो है हिल स्टेशन। कुल्लू से उद्गम हुआ है ब्यास नदी का, रोहतांग दर्रे से रावी नदी का, रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में हड़प्पा, क्या है? हड़प्पा की खोज हुई है। हड़प्पा एक सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है जिसे खोज हुई है 1921 दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के से एक सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल खोजे गए। 1921 दयाराम साहनी, रावी नदी के तट से, रावी नदी के तट से हड़प्पा से मिला है लकड़ी की नाली, बहुत सारा चीज मिला है, कांस्य दर्पण, जले हुए गेहूं के दाने, आया समझ? ये सब मिला है कहां से? हड़प्पा से। इसके बाद कहां पहुंचे? रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा, हिमिस नेशनल पार्क, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। और उसके बाद लेह। कहानी खत्म। लेह इज अ कैपिटल ऑफ लद्दाख एंड सेकंड कैपिटल ऑफ लद्दाख इज कारगिल। तो दो यहां पर कैपिटल है, लेह और कारगिल। तो कारगिल यहां पर है, कारगिल यहां पर है। आया? तो आज की क्लास में हमने कंप्लीट किया नेशनल
हाईवे। तो नेशनल हाईवे के थ्रू हमने कुछ बातों को आपको बताने की कोशिश किया है। तो इसका नोट्स वोट्स बनाओ और कल नहीं मिलेंगे, सीधा मिलेंगे मंडे को। तो थोड़ा बूस्टअप करके आओ अपने आप को, थोड़ा नोट्स वोट्स बनाओ, इसका बाकायदा नोट्स बनाओ मैपिंग वाइज, और जितनी बातें मैंने बताया है किसी भी जगह के बारे में उसको सुन के लिख कर लेके आओ। क्योंकि एक बार सुनोगे ना, आप बताओ मैं यहां पर 500 जगह का नाम बता दिया हूं, 500 में अगर मैं हर किसी के बारे में एक एक बात भी बताया हूंगा तो 500 फैक्ट आपके दिमाग में आ गया। उसको लिखने से अगर उससे 2-4 प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे तो आप आगे ही बढ़ोगे। समझ आया? तो चलिए कल मिलते हैं, कल मतलब मंडे को।